कैसे हैं आप लोग मेरे प्रिय भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्र। आप लोग का स्वागत करता हूं फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोग के लिए लाया हूं बिहार एसएससी GL4 को टारगेट करते हुए पॉलिटिकल यानी भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। और ये भारतीय संविधान का पार्ट 1 वीडियो है, ठीक है। और इसी तरीके के आगे भी मैं वीडियो पार्ट बाई पार्ट अपलोड करता रहूँगा। आप लोग से यही कहना है कि जो भी मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बहन मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन हैं, मेरे वीडियो हैं जो होंगे अपलोड मैं करूंगा, उसे आप लोग देखकर अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं को बेहतर बना सकें, ठीक है। और एक बात और कहना चाहता हूं कि जो भी छात्र मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लेकर प्रिपरेशन कराता हूं, तैयारी करवाता हूं, सभी विषयों को लेकर, ठीक है ना। और सभी विषयों को लेकर मैं वीडियो जब भी मुझे मौका मिलता है मैं अपलोड करता रहता हूं। इतना आपसे वादा करता हूं कि हर दिन 1, 2, 3 या 4 वीडियो अपलोड करता रहता हूं। अगर आप मेरे चैनल के माध्यम से जुड़ जाते हो तो आपकी तैयारी बेहतर यूँ ही हो जाएगी। अगर आप कहीं नहीं भी पढ़ते हो तो आप मेरे चैनल के माध्यम से पूरी ईमानदारी से पढ़ोगे तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप लोग से यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक, कमेंट एंड दोस्त यार बंधुओं में शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आजकल हम लोग सेशन शुरू करते हैं। और उन सभी भाइयों को मैं अनुरोध करता हूं कि जो भी मेरे चैनल पर नया है वो मेरे पहले जितने वीडियो मैं अपने चैनल के माध्यम से बना चुका हूं उस सभी वीडियो को आप लोग जाकर ज़रूर देखना और मेरे चैनल से जुड़ जाइए, ताकि आगे के जितने वीडियो उसे देखिए और अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी बेहतर कर सकिए, ठीक है ना। तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। और आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपकी जानकारी अधूरी होगी और शायद ऐसे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आप लोग छोड़ दो जिससे आपके प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा सकें। तो ध्यानपूर्वक पूरे नियमानुसार ईमानदारी से आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए। थोड़ा लगेगा टाइम, है ना, थोड़ा लॉन्ग वीडियो हल्का होने वाला है, ठीक है ना। तो आप लोग चिंता ना करें, अगर लॉन्ग वीडियो है तो तथ्य भी बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो समय आप दोगे मेरे भाई तो ही ना आपकी सफलता होगी। अगर बिना समय दिए अगर आप चाहते हो कि मैं कम ही समय में तैयारी करके अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में स्थान प्राप्त कर लूँ, तो आज का दौर ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, आना कभी था। तो आप लोग पूरी ईमानदारी पूर्वक अपने तैयारी को अंजाम दीजिए। और आप जिस भी चैनल पर पढ़ रहे हो, चाहे मेरा चैनल हो या किसी और अन्य का भी, शिक्षक का, जिन पर भी आप लोग वीडियो देखना चाहते हो देखिए, पर पूरी तरीके से देखिए, है ना, शुरू से लेकर अंत तक देखिए आप लोग। चलिए बहुत कुछ आप लोग को बोल दिया, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, भारतीय संविधान, ठीक है। और ये बिहार एसएससी GL4 के लिए टारगेट करके हैं, बट ये ज़रूरी नहीं है कि खाली इसी के लिए ये है ना। जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि सभी एग्जाम में भारतीय संविधान से प्रश्न पूछे जाते हैं ना। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ध्यानपूर्वक आप लोग बने रहें, आपसे रिक्वेस्ट है शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए। कंप्लीट होने के बाद आप लोग लाइक, कमेंट एंड शेयर करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो। और भी आप लोग का कोई रिक्वायरमेंट हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा मेरे दोस्त। चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई, देखिए, चलिए शुरू करते हैं। चलिए आप लोग देखिएगा, संविधान संशोधन से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को लिए हैं, ठीक है। 77वां संविधान संशोधन द्वारा सरकारी नौकरियों में SC और ST के लोगों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि किस संविधान संशोधन द्वारा सरकारी नौकरियों में SC और ST के लोगों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो आप लोग क्या आंसर दोगे? 17वां संविधान संशोधन, ठीक है। चलिए आगे के पॉइंट को देखते हैं हम लोग। आगे का पॉइंट है कि किस संविधान संशोधन द्वारा त्रिपुरा विधानसभा में ST समुदाय के लिए सीटों की आरक्षण में व्यवस्था की गई है। तो आपका 72वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे का पॉइंट देखते हैं हम लोग, ठीक है। थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो होने वाला है, इसलिए आप लोग ध्यान से बने रहें। अब यहाँ से प्रश्न पूछ सकते हैं कि किस संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 71वां संविधान संशोधन द्वारा। मैं जो भी वीडियो के माध्यम से जो भी मैं कंटेंट लाता हूं वो बेस्ट ऑफ बेस्ट है, वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं और पूछे गए भी हैं और आगे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग किसी भी तरीके का मन में संकोच ना रखिएगा,
ध्यानपूर्वक वीडियो में जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उस पर आप लोग अमल करके ध्यानपूर्वक सुनिए और उसे याद करने का प्रयास कीजिएगा मेरे मित्र, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग आगे का पॉइंट है आपका कि अनुच्छेद 39 के क में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 39 के क में कहा गया है कि सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि सहायता, है ना, यानी सभी को सामान्य न्याय दिया जाएगा और सभी को निःशुल्क विधि सहायताएं दी जाएगी, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, चाहे वो महिला हो या पुरुष, है ना। तो अनुच्छेद 39 के क में कहा गया है, ठीक है। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि किस अनुच्छेद के तहत पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए, यानी किसी तरीके का भी मतभेद न हो, या पुरुष काम कर रहे हो या महिलाएं, सभी को समान वेतन यानी एक ही समान वेतन दिए जाएंगे, तो ऐसे आपके बोला गया है अनुच्छेद 39 के घ में, ठीक है ना। आर्टिकल 1939 के घ में बोला गया है कि पुरुष और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, ठीक है। मैं सभी वीडियो में कुछ कुछ अनुच्छेद आपके लिए लाता रहूँगा जिस तरीके से आपकी तैयारी बेहतर हो सके, है ना। और कुछ और भी बहुत सारे संविधान सभा में महत्वपूर्ण तथ्य जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसे भी आपके सामने मैं लाता रहूँगा। चलिए आगे के देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु को। चलिए अब हम लोग देखते हैं विधानसभा के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को, ठीक है ना, और जिनसे प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर है विधान परिषद के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है। पहला बिंदु है कि अनुच्छेद 169 के तहत किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है। आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि किस अनुच्छेद के तहत राज्य में विधान परिषद का गठन किया जाता है, तो 169 में, है ना। अनुच्छेद 169 के तहत जो है किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है, किसी भी राज्य में, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे के पॉइंट को देखते हैं हम लोग। आगे का बिंदु है 1 मिनट, चलिए तो आगे देखते हैं कि विधान परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों का 1/3 होनी चाहिए। विधान परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों के 1/3 होनी चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि संविधान में विधान परिषद के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या 40 निर्धारित की गई है। संविधान में विधान परिषद के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या 40 निर्धारित की गई है। और आखिरी का पॉइंट है विधान परिषद का कि विधान परिषद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। आप लोग कमेंट करना कि राष्ट्रपति बनने हेतु और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे के पॉइंट को हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगर आपको पता हो तो ज़रूर आप लोग कमेंट करना मेरे भाई, आप लोग कमेंट ज़रूर करना ताकि मैं मोटिवेट होकर और भी बेस्ट ऑफ बेस्ट कंटेंट आप लोग के लिए लाता रहूं। आप लोग कमेंट नहीं करोगे, आप लोग बताइएगा नहीं कि मैं वीडियो कैसा बना रहा हूं, उसमें क्या खामियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, है ना, और क्या आप लोग का और भी चाहिए, तो आप लोग कमेंट करना मेरे भाई, ताकि मैं उस पर और मेहनत करके आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाऊं और आपकी तैयारी को बेहतर बनाऊं, ठीक है ना। जब मैं मेहनत कर रहा हूं दोस्त तो आप लोग के लिए ही कर रहा हूं ना, तो आप लोग कमेंट करके हमें रिप्लाई करना कि क्या बेस्ट है आप लोग के लिए और बनाना है वीडियो के रूप में, है ना। चलिए आगे के पॉइंट को हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं कुछ विदेशी स्रोत हैं, वैसे तो बहुत सारे स्रोत हैं पर यहाँ पर मैं कुछ चंद विदेशी स्रोतों को लिया हूँ, क्योंकि एक साथ मुझे नहीं लगता है कि जिस तरीके से अनुच्छेद के कुछ अनुच्छेद महत्वपूर्ण लिया था, है ना, संविधान संशोधन के कुछ प्रश्न को लिया हूँ और कुछ विदेशी स्रोत के बारे में आपके सामने बताने जा रहा हूँ, ठीक है। एक ही साथ मैं नहीं बता रहा हूँ सबको, जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा थोड़ा थोड़ा करके सबको डिस्कस करूँगा ताकि आपको तैयारी आपको याद बहुत बेहतर तरीके से हो सके, ठीक है ना। तो चलिए देखिए यहाँ पर कुछ विदेशी स्रोत हैं, है ना। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन या फिर संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस विदेशी स्रोत से लिए गए हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जब आपसे प्रश्न पूछे एग्जाम में कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन और संविधान संशोधन की प्रक्रिया का मुख्य स्रोत किस देश से है, विदेशी स्रोत किस देश से है, तो आपका दक्षिणी अफ्रीका से, ये दक्षिणी अफ्रीका से लिए गए स्रोत हैं, ठीक है ना। अगले पॉइंट को देखिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अगर आपसे पूछे कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया निम्न में से कहाँ से लिया गया है, तो ये जापान से लिया गया है, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे का पॉइंट है आपका कि विधि का शासन संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और संसदीय विशेषाधिकार,
ये सारे जितने भी हैं वो सभी ब्रिटेन से लिए गए मुख्य स्रोत हैं, है ना। विदेशी स्रोत हैं आपके विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और संसदीय विशेषाधिकार, ये सभी कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटेन से लिए गए हैं, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये सब स्रोत हैं जिन देशों से लिए गए हैं। चलिए आगे के कुछ पॉइंट को देखते हैं। और यहाँ पर आपका आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन जो है जर्मनी से लिए गए हैं, ठीक है ना। तो ये जर्मनी के विदेशी स्रोत हैं, ठीक है ना। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन कहाँ से लिया गया है? तो जर्मन से, है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे के कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु को हम लोग देखते चलते हैं। आगे आपका दिया हुआ है, आपसे प्रश्न पूछे कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा किए जाने का उल्लेख किया गया है, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा किए जाने का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 51 के क 3 से, है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को और देखते हैं हम लोग। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं कि वित्त आयोग, वित्त आयोग के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या होते हैं और किन से प्रश्न पूछे जाते हैं वित्त आयोग से, है ना। यानी वित्त आयोग से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो देखिए आप लोग ध्यानपूर्वक और उसे याद करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। लिखा है, इसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं। आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि निम्न में से किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं? तो वित्त आयोग द्वारा, ठीक है ना। चलिए आगे के पॉइंट को देखते हैं। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत इसका गठन का प्रावधान है। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है? तो 280, है ना, याद रखिएगा। आगे के बिंदु को देखिए, इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों के लिए किया जाता है। यानी वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। और कितने वर्षों तक किया जाता है? 5 वर्षों तक, याद रखिएगा, ठीक है। आगे का पॉइंट को देखिए, इसके एक अध्यक्ष और 4 अन्य अध्यक्षों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं और 4 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता था। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु वित्त आयोग के बारे में आप लोग जरूर से याद रखिएगा। चलिए आगे के बिंदु को देखते हैं। चलिए आगे देखिए, न्यायालय का नाम और क्षेत्राधिकार, ठीक है ना, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जो भाई बिल्कुल नए हैं, फ्रेशर हैं, जो बिल्कुल नए तरीके से नए सिरे से तैयारी कर रहे हैं, उन्हें ये वीडियो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। पर आपको एक ही बात मैं बोलना चाहता हूँ मेरे दोस्त, मेरे भाई, ठीक है ना। आप लोग को अगर किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट करना, मैं उस पर वीडियो भी बनाऊंगा। बट इस वीडियो के दौरान मैं यही समझाना चाहता हूँ, जो भी भाई नए हैं, जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, ठीक है ना, जो कभी पढ़े नहीं हो, बिल्कुल नए सिरे से तैयारी कर रहे हैं या मेरे चैनल के माध्यम से जुड़े, उनके लिए ये बातें हैं कि आप लोग को कुछ भी नहीं सोचना है। जो भी मैं करा रहा हूँ इससे आप ये समझ के पढ़िए कि इससे प्रश्न मेरी प्रतियोगी परीक्षा जिनको मैं देने वाला हूँ या जिनकी तैयारी करने का प्रण लिया हूँ उसमें आते हैं और हमें याद करना है, ठीक है ना। तो आप समझते हुए इन सभी को याद करते जाइए, ठीक है। अगर हो सके तो आप लोग, अगर फ्रेशर हो तो आप लोग नोट्स भी बना सकते हो, जिस तरीके से हम नोट्स बनाकर आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको किसी भी बात की चिंता ना करनी है, ठीक है। और जो भी रिक्वायरमेंट हो आप कमेंट करना, मैं उस पर ज़रूर रिप्लाई करूंगा और उस पर वीडियो में ज़रूर बनाऊंगा, ठीक है, समय अनुसार, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर न्यायालय का नाम और क्षेत्राधिकार, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका पहला है कोलकाता उच्च न्यायालय। तो कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना अगर पूछे आपसे तो 1862 ईस्वी में हुआ था। और इसके क्षेत्राधिकार क्या है? तो अंडमान निकोबार एवं पश्चिमी बंगाल, है ना। तो अंडमान निकोबार एवं पश्चिम बंगाल जो है कोलकाता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार है, याद रखिएगा। इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे के देखते हैं गुवाहाटी उच्च न्यायालय। गुवाहाटी उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? तो 1948 ईस्वी में हुआ था। और इसके क्षेत्राधिकार में आते हैं असम, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। असम, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश जो है गुवाहाटी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं, ठीक है। आगे के पॉइंट को देखिए आप लोग बस मेरा साथ दो ना मेरे भाई। मैं उन शिक्षकों से कम नहीं पढ़ाऊंगा जो
बहुत ही बेस्ट तरीके से और बेस्ट कंटेंट के साथ और बेस्ट वीडियो क्वालिटी में आपको पढ़ाते हैं, है ना। मैं भी बहुत मेहनत करूँगा आप लोग के लिए, ठीक है ना, वो भी बिल्कुल मुफ्त में, है ना। कोई भी तरीके का फीस नहीं देना है, किसी भी तरीके का पैसा नहीं देना है मेरे दोस्त। वो एक समय आएगा कभी भविष्य में तो सोचूंगा, नहीं तो मैं बिल्कुल निस्वार्थपूर्वक आपके चैनल को अपने आपके चैनल पर मैं पढ़ाता रहूँगा। यानी हम लोगों के चैनल जो है स्मार्ट लर्निंग विद दीपक कुमार यूट्यूब चैनल पर मैं बिल्कुल फ्री में मुफ्त में पढ़ाता रहूँगा। बस आप लोग अपनी ईमानदारी पूर्वक तैयारी कीजिए और अपने माँ बाप की आंखों में खुशियाँ दीजिए अपनी सफलता प्राप्त करके, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। और धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है मेरे छात्र। किसी भी कंपटीशन के दौर की आप तैयारी कर रहे हो तो आपको धैर्य, संयम और आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है। और जिद्द जुनून तो इतना होने चाहिए कि कभी कम ही ना हो, है ना। अगर ये सब नहीं है तो आपकी तैयारी बेहतर नहीं हो सकती है, आप हार मान जाओगे, है ना। चलिए देखते हैं। केरल उच्च न्यायालय। अब केरल उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1956 में। और केरल और इसके क्षेत्राधिकार क्या थे? केरल और लक्षद्वीप। केरल और लक्षद्वीप के क्षेत्राधिकार कौन है? केरल उच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी। तो ये कुछ न्यायालय थे और उसके क्षेत्राधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग देखते हैं मानवाधिकार आयोग के विषय में मुख्य बिंदु, ठीक है ना। मैं आप लोग से एक बात करना चाहता हूँ जो सभी वीडियो में डिस्कस करता हूँ। मैं मेरे चैनल के जो वीडियो हैं उतने आपके लिए मेरे चैनल पर जो वीडियो है वो बेस्ट क्वालिटी का नहीं है, मुझे पता है मेरे दोस्त, मेरे भाई। बट जो कंटेंट है ना वो बेस्ट है, ये मुझे पता है, क्योंकि मैं मेहनत करके बनाता हूँ। मुझे पता है मैं क्या दे रहा हूँ आप लोग को, ठीक है ना। मैं और शिक्षक जैसा तो बेस्ट कंटेंट तो बेस्ट दे ही रहा हूँ, बट वीडियो क्वालिटी उतना बेस्ट नहीं है, क्योंकि अभी मेरे पास साधन इतने अच्छे नहीं हैं। पर अगर जो छात्र ये सोचते हैं कि मुझे बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के वीडियो चाहिए, तो उनसे आप हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल से नहीं रिलेट रहें तो बेहतर है। और जिन छात्रों को कंटेंट चाहिए बेहतर, जिनको चाहिए कि नहीं चाहे चैनल जैसा भी हो, वीडियो क्वालिटी भी थोड़ा लो लेवल का हो बट कंटेंट बेस्ट हो, तो वो उनका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर, ठीक है ना। चलिए यही कुछ बात थे जो बोलना था मुझे, ठीक है ना। जब अच्छा समय मेरा भी आएगा तो मैं भी वीडियो आप लोग के लिए उस लेवल का बनाऊंगा, पर अभी तो बहुत समय लगेगा, ठीक है ना। आप लोग का प्यार, आप लोग का सपोर्ट मिलता रहे तो बहुत जल्द हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर मानवाधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक में से, ठीक है ना। मानवाधिकार आयोग के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, यह एक स्वायत्त विधि संस्था है। सबसे पहला प्रश्न यही बन सकता है कि मानवाधिकार दिवस किस प्रकार की संस्था है, तो यह एक स्वायत्त विधिक संस्था है। अगला है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को। मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993 को। और इसके उद्देश्य क्या थे दोस्त? इसके उद्देश्य थे भारतीय नागरिकों के मानवीय अधिकारों की रक्षा करना, है ना। भारतीय नागरिकों के मानवीय अधिकारों की रक्षा करना मानवाधिकार आयोग के मुख्य उद्देश्य थे, ठीक है, याद रखिएगा। आगे के और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं इसके बारे में। इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि इसके सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। मानवाधिकार आयोग के जितने भी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। और इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है, याद रखिएगा। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे मानवाधिकार आयोग के विषय में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं को। चलिए देखते हैं समितियां और सदस्यों की संख्या। कुछ महत्वपूर्ण समितियों के कितने सदस्य हैं, इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक देखें और याद करें। समितियां, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, ठीक है। प्राकल्य समिति में 30 सदस्य होते हैं, याद रखिएगा। और सरकारी उपक्रम समिति में भी 22 सदस्य होते हैं, यानी लोक लेखा समिति में भी 22 सदस्य होते हैं और सरकारी उपक्रम समिति में भी 22 सदस्य होते हैं। और याचिक समिति में 25 सदस्य होते हैं। यही 4 प्रमुख समितियां हैं जिनमें कितने सदस्य होते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
चलिए हम लोग देखते हैं विधानसभा के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। ठीक है, विधानसभा के तो विधानसभा में 500 से अधिक तथा 60 से कम सदस्य नहीं होते। याद रखिएगा, अगर विधानसभा में पूछे कि अधिकतम कितने सदस्य होते हैं तो 500 से भी अधिक, और कितने कम होते हैं तो 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं। ठीक है ना, 500 से अधिक हो सकते हैं पर मिनिमम 60 से कम सदस्य नहीं होते हैं। कहाँ पर? विधानसभा में। याद रखिएगा। अगला है पॉइंट कि सबसे बड़े राज्य जो उत्तर प्रदेश है विधानसभा सदस्यों की संख्या में, वो सबसे बड़ा राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है ना, यूपी, जहाँ पर अभी वर्तमान में 403 विधानसभा सीटें हैं। सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें किस राज्य में हैं? तो उत्तर प्रदेश में। और कितना है? तो 403। याद रखिएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि बिहार में विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं? तो बिहार के विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। और भी राज्य अनुसार विधानसभा के सीटों को डिस्कशन में आगे के वीडियो में ज़रूर करूंगा। आज के लिए इतना ही विधानसभा से महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं संसदीय प्रणाली की विशेषता। संसदीय प्रणाली की विशेषता क्या है? तो दोहरी कार्यपालिका, बहुमत के दल का शासन, सामूहिक उत्तरदायित्व और शक्तियों का पृथक्करण या संतुलन। आपसे प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं तो आप लोग देखिए, आपसे पूछे जाएंगे कि निम्न में से कौन सा संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है या फिर है। तो आप ये सारे पॉइंट याद रखिएगा और आप लोग आराम से इजीली तरीके से आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर सही दे दोगे, है ना। तो संसदीय प्रणाली की विशेषता कौन कौन सी है? दोहरी कार्यपालिका, बहुमत के दल का शासन, सामूहिक उत्तरदायित्व और शक्तियों का पृथक्करण या संतुलन। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण संसदीय प्रणाली के विशेषता थे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे आपके लिए अध्यक्षीय प्रणाली की विशेषता। अध्यक्षीय प्रणाली की विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता है एकल कार्यपालिका, उत्तरदायित्व का अभाव और शक्तियों का पृथक्करण। ठीक है ना। अध्यक्षीय प्रणाली की विशेषताएं भी आप लोग याद रखिएगा, इनसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना। तो इनकी प्रणाली की विशेषता क्या है? अध्यक्षीय प्रणाली की विशेषता है एकल कार्यपालिका, उत्तरदायित्व का अभाव और शक्तियों का पृथक्करण। ठीक है, अगर किसी भी तरीके का त्रुटि आपको नज़र आता है तो आप लोग कमेंट करना, और आप लोग एक छोट बड़ भाई समझ के आप लोग माफ़ कर देना। ठीक है ना, कभी कभी उच्चारण में मिस्टेक हो जाता है मेरे भाई। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, है ना। अब आगे जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इससे पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा। है तो सभी महत्वपूर्ण, तो कुछ होते हैं ना जो बेस्ट ऑफ बेस्ट होते हैं, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनमें से एक है। ठीक है ना, आप लोग ध्यानपूर्वक देखें और समझते हुए याद करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अब राष्ट्रपति द्वारा कौन कौन से नियुक्त किए जाते हैं? आप लोग को पता होगा कि देश का प्रथम और सबसे बड़ा नागरिक कौन होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत का राष्ट्रपति, है ना। तो चलिए वो किस किस को नियुक्त करते हैं, या राष्ट्रपति द्वारा कौन कौन नियुक्त किए जाते हैं, आप लोग देखिए ध्यानपूर्वक और याद करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, एक ही वीडियो में मैं एक ही वीडियो में आपको इसको पूरा डिस्कस करते रहा हूँ कि राष्ट्रपति द्वारा जो भी नियुक्त किए जाते हैं उन सभी के बारे में आपको यहाँ बताने वाला हूँ। ठीक है ना, देखिएगा ध्यानपूर्वक। देखिए, पहला तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कैसे? लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल के नेताओं से, है ना। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल के नेता से। ठीक है, आगे देखिए, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कैसे? प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य केंद्रीय मंत्री के सहयोग से। ठीक है, आगे देखिए, राज्यपाल की भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। सभी राज्यों के लिए राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, तो हमने देखा प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, राज्यसभा की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और आगे देखते हैं हम लोग, न्यायाधीश, जितने भी सर्वोच्च न्यायाधीश होते हैं
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, इन सभी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश होते हैं उन सभी की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है, आगे देखिए महत्वपूर्ण बिंदु को। देखिए संवैधानिक पदाधिकारी है ना, संवैधानिक पदाधिकारी में भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं कि निम्न में से किसके द्वारा भारत के महान्यायवादी की या अटॉर्नी ऑफ जनरल की नियुक्ति की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, और नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक की भी नियुक्ति यानी कैग की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? ठीक है, तो राष्ट्रपति द्वारा ही। और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा ही। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, एक ही वीडियो में आपको सारा कुछ मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए यहाँ पर देखिए आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, आयोग के अध्यक्ष यानी यूपीएससी के अध्यक्ष जो होते हैं, यानी जिसके भी जो आयोग के अध्यक्ष हैं, जैसे यूपीएससी के अध्यक्ष हो गए, एवं सदस्य एवं वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघ लोक सेवा आयोग, जो देश का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित नौकरी का एग्ज़ाम होता है। मेरे दोस्त, अगर आप लोग बहुत बेहतर अगर आप लोग होंगे पढ़ने में, तो बहुत सारे छात्र इसकी भी तैयारी कर रहे होंगे, है ना। अगर जो नहीं कर रहे हैं, अगर कभी सोचते हैं, तो एक बार आप लोग ज़रूर प्रयास करना। ठीक है, अगर आपकी कैपेसिटी होगी तो। अदरवाइज आप लोग इसके बारे में जानते ही होंगे कि क्या है ये एग्ज़ाम और इसकी तैयारी कितनी बेहतर तरीके से की जाती है और कितना टफ है अपने आप में, है ना। पर कर सकते हो आप लोग, ये हमेशा विश्वास रखना। ठीक है, बट करने का एक अलग ही सोच, अलग ही जुनून होना चाहिए यूपीएससी के लिए। ठीक है, सभी छात्रों के बस में नहीं है, ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, पर कोई भी कर सकता है, ये सत्य है। चलिए देखते हैं। तो यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है, इसके सदस्य की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है, और साथ ही साथ वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। ठीक है, आगे देखिए प्रशासन में तो केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक यानी उपराज्यपाल या मुख्य आयुक्त की भी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। चलिए आगे देखिए। और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए आखिरी पॉइंट हम लोग देखते हैं। राज्यसभा सदस्य कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में टोटल 12 सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि राज्यसभा द्वारा 12 सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा। या फिर प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं कि कला, विज्ञान और साहित्य समाज के क्षेत्र में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 12 है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे के पॉइंट को देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है आप सभी के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। आप लोग बार बार इसे रिपीट करके ज़रूर देखना, आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, और आप लोग कमेंट, शेयर, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे बंधु। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए महत्वपूर्ण बिंदु को और देखते हैं। कुछ समय और लगेगा, उसके बाद वीडियो ये समाप्त होने वाला है। ठीक है, आई होप आप लोग शुरू से अंत तक बने होंगे। ठीक है, आप लोग ध्यानपूर्वक देखें। भारत सरकार अधिनियम 1919, ठीक है, जिसे हम मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का प्रयोग किया गया था स्पष्ट रूप से। आपसे प्रश्न पूछे कैसे जा सकते हैं? ठीक है, बहुत सारे अधिनियम हैं। ठीक है, 1935 के अधिनियम है, चार्टर एक्ट के अधिनियम है ना। भारत शासन सरकार अधिनियम 1919 है, भारत शासन अधिनियम 1947 है। तो सभी जो भी अधिनियम से संबंधित हैं वो सभी को मैं वीडियो वाइज लाता रहूँगा और आपके सामने एक एक करके डिस्कस करता रहूँगा। ठीक है, आप ये चिंता बिल्कुल ना करें, आप मेरे चैनल से बस जुड़े रहें मेरे दोस्त। आपके लिए ही दिन रात मेहनत कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। बस आप लोग अपना प्यार, अपना सपोर्ट बनाए रखें, जितना हो सके अपने दोस्त मित्रों में शेयर कीजिए। ठीक है ना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में पहली बार किस शब्द का प्रयोग किया गया था स्पष्ट रूप से?
तो उत्तरदायी शासन शब्द का जो है प्रयोग स्पष्ट रूप से किया गया था। ठीक है, अगला देखिए कि जब मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 यानी 1919 के अधिनियम को हम किस नाम से जाने जाते हैं, ये भी एक प्रश्न है। तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से हम 1919 के भारत सरकार अधिनियम को हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये तो एक प्रश्न हो गया। और क्या है कि जब मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 में 19 पास हुआ था, तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है ना, तो आप लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखिएगा। जब मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 में पास हुआ था, तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो डेविड लॉयड जॉर्ज थे, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में और पूछे जाएंगे भी। पढ़ना अपना काम है दोस्त, और पढ़ाना मेरा काम है। बस आप लोग ईमानदारी पूर्वक बने रहिए, कभी भी निगेटिव मत सोचिए, है ना। ये दौर है दोस्त, इतने मेहनत करनी होगी ना इसमें जीतने के लिए। यूं ही नहीं लोग राज करते हैं सारी ज़िंदगी, एक बार जीतने के बाद, है ना। जब एक बार आप जंग जीत जाओगे ना, तो आपकी फिर उसके बाद क्या ही लाइफ होगी, आप लोग कल्पना कर सकते हो, है ना। आप जिस चीज़ के लिए आज सोचते होंगे कि काश मेरे पास होता, है ना, मेरा फ्यूचर ऐसा होता, मैं भी ये करता वो करता, तो वो सब होंगे आपके सफलता के बाद। तो आपको सफलता प्राप्त करनी है मेरे दोस्त, तो पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे समय के अनुशासन रखते हुए आपकी तैयारी बेहतर होगी, तो ही आप सफल हो पाओगे। ठीक है ना, तो आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ाई कीजिए और अपने लक्ष्य की तैयारी जी जान से कीजिए, पूरे जोश और जुनून के साथ। बस आप एक ही मकसद रखो कि मैं अगर पढ़ूंगा नहीं तो जीतूंगा कहाँ से, अगर ज्ञान की प्राप्ति नहीं करूंगा तो फिर विजय कहाँ से होगी, मेरी प्रतियोगी परीक्षाओं में एक सीट सुनिश्चित कैसे होगी, है ना। तो आप लोग पूरी ईमानदारी से जी जान से लगे रहिए, 1 से 2 साल समय दीजिए। अगर आप लोग बहुत समय से तैयारी कर चुके हो तो आपकी तैयारी तो ऑलरेडी बेहतर हो चुकी है। बस आप लोग किसी भी चैनल के माध्यम से अपने आप को रिवीजन करते रहिए और अपना सेट्स लगाते रहिए। प्रैक्टिस सेट बहुत महत्वपूर्ण है मेरे भाई, है ना। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से अभी साइंस का टेस्ट सीरीज चला रहा हूँ, उससे आप जुड़ सकते हो, है ना। और आप लोग आकलन कर सकते हो कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है। और बहुत सारे मैं वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल के माध्यम से बना चुका हूँ, आप लोग उस वीडियो को ज़रूर से देखिए और अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी बेहतर कीजिए, है ना। जो भी छात्र मेरे चैनल से जुड़े हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत सारा टॉपिक को लेकर मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, उसे आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, है ना। चलिए आगे का पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो कैबिनेट सचिव की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति समिति द्वारा की जाती है। कैबिनेट मिशन की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति समिति द्वारा की जाती है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है आपका 1 मिनट। अगला पॉइंट है वर्तमान समय में राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संबंधों का संचालन और मंत्रिपरिषद के बीच संबंधों का संचालन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संचालित होता है। याद रखिएगा कि वर्तमान समय में राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संबंधों का संचालन और मंत्रिपरिषद के बीच संबंधों का संचालन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संचालित होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है पॉइंट कि किस अनुच्छेद के तहत आपसे पूछेगा कि विधान परिषद के गठन का प्रावधान है। तो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं विधान परिषद से, कौन सा अनुच्छेद है, 169। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। और जिसमें गठन की शक्ति, मतलब कहने का अर्थ है कि विधानसभा का जो गठन होता है, गठन करने की शक्ति किसे प्राप्त है, तो संसद के पास है ना। विधानसभा गठन करने की शक्ति किसके पास है, संसद के पास है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आखिरी 2 महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं और उसके बाद ये वीडियो समाप्त होता है। चलिए देखते हैं आखिरी 2 महत्वपूर्ण बिंदु। चलिए देखते हैं। पॉइंट है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद होने पर अनुच्छेद 71 के 1 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद होने पर किस अनुच्छेद से पूछा जा सकता है या फिर किसके द्वारा अंतिम रूप से निर्णय होता है। तो
तो अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 71 के 1 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से निर्णय होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और आखिरी बिंदु को हम लोग देखते हैं। चलिए, आज के वीडियो का आखिरी बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु, राष्ट्रपति का चुनाव सीधे लोगों द्वारा नहीं होकर निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगर आपसे ऑप्शन दे दे कि आपसे अगर प्रश्न पूछे जाए कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है, तो याद रखिएगा सीधे लोगों द्वारा नहीं। सीधे लोगों यानी हम लोग जैसे हैं ना, जनता लोग, सीधे जनता द्वारा नहीं होता है, नहीं होकर बल्कि निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति की चुनाव की जाती है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे आज के वीडियो में भारतीय संविधान से। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होंगे आपकी किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। और जो विद्यार्थी बिहार एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम देने वाले हैं, इंटर लेवल के एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सभी के लिए तो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, इसी शब्दों के साथ अपने इस वीडियो को समाप्त करते हैं, है ना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे भाई। ठीक है, आप लोग ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्त बंधुओं में शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद मेरे भाई, धन्यवाद।